Assalamu alaikum students. Welcome to Kent Public High School and College Physics 9th class. Unit number 3 Dynamics. Today we are going to discuss a topic from unit number 3, that is uniform circular motion. What is uniform circular motion? Uniform circular motion is motion in which there is no change in speed, only a change in direction. As from its name, uniform means same. ठीक है, सेम सर्कुलर मोशन, सेम एक राउंड या फिर सर्कुलर फॉर्म में एक मोशन हो रही है। और इस मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि इसमें उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, यूनिफॉर्म जब भी हम किसी चीज़ के लिए लिखते हैं तो उसका मतलब होता है सेम। तो इसमें स्पीड सेम रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। नीचे जो डायग्राम बनी हुई है इसमें देखें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक आप समझ लो कि एक बॉल है जो कि एक हमने मिड पॉइंट से इसको टाई किया हुआ है, और ये बॉल जो है ये सर्कुलर फॉर्म में मूव करी है। अब देखें, जब ये बॉल v1 वाली पॉइंट पे थी तो इसकी वेलोसिटी v1 थी, और उसकी डायरेक्शन देखें, ठीक है। और उसकी थोड़ी देर के बाद जब इसकी पोजीशन चेंज हो गई है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन v2 हो गई है। ठीक है, सॉरी, इस वही वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, लेकिन इसकी स्पीड सेम थी। ठीक है, स्पीड चेंज नहीं होती लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है स्पीड भी चेंज नहीं होती है। सर्कुलर मोशन, अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन इज़ डिस्क्राइब बाय टू फिजिकल क्वांटिटीज़। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है उसको हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ से डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्पीड ऑफ द बॉडी, एक तो उसकी स्पीड क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, एक तो उसकी स्पीड है v या वेलोसिटी है उसकी, और दूसरा उसका रेडियस है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो जिस सर्कल में वो मूव कर रही होती है उस सर्कल का कोई ना कोई रेडियस होता है, तो उस रेडियस पे भी वो डिपेंड कर रही होती है उसकी सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं सर्कुलर मोशन में, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। Next is centripetal force. Centripetal force, any force that causes an object to follow a circular path. अब देखिए, हमने ये स्टडी किया कि कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करी है। अब कोई चीज़ जब सर्कुलर पाथ में मूव करी होती है तो उसको उस सर्कल के दरमियान में से कोई फोर्स लग रही होती है, कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ, तभी वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही होती है। जैसे कि अगर हम एक स्टोन को बांध दें एक थ्रेड के साथ और उसको घुमाएं गोल, ठीक है, तो क्या होगा कि जो स्टोन है वो थ्रेड की वजह से, क्योंकि थ्रेड उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, उसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही वो थ्रेड टूटेगा वो अपनी सर्कुलर मूवमेंट को ख़त्म कर देगा, क्योंकि जो उसको मिड की तरफ एक फ़ोर्स खींच रही थी वो अब फोर्स ख़त्म हो चुकी है। तो जो उस फोर्स उसको सर्कुलर फॉर्म में घुमा के रखती है, उसको वो पाथ फॉलो करवाती है, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग और टूवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल का मतलब ही यही है कि सेंटर सीकिंग, जो सेंटर की तरफ जा रही हो और यहाँ पे सेंटर की तरफ हो। ऐसा ही यूनिट है, क्योंकि ये फोर्स है तो इसका भी यूनिट न्यूटन ही है। ठीक है, इक्वेशन, अब अगर हम इसकी इक्वेशन देखें या सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देखें तो वो हमारे पास होता है Fc=mv² डिवाइडेड बाय r। अभी हमने जो पीछे देखा था स्लाइड में कि दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है किसी भी बॉडी, सर्कुलर मोशन जो है दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वेलोसिटी भी आ रही है, v² है डिवाइडेड बाय r, उसका रेडियस भी आ रहा है। m क्या है, m हमारे पास उस बॉडी का मैस है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, अब देखें फोर्स, अब डायग्राम पे देखें, फोर्स जो है वो इनवर्ड लग रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स कब होगी, वो इनवर्ड लग रही है, और हमारे पास उस बॉडी का मैस m है और वो v² वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसका जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है उसका रेडियस r है। ठीक है, तो Fc= सेंट्रीपिटल फोर्स, और साथ में इसका ब्रैकेट में यूनिट दिया हुआ है फोर्स का, न्यूटन होता है। m इज़ मैस मेजर्ड इन किलोग्राम्स, v= वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एंड r इज़ रेडियस मीटर। ठीक है, रेडियस लेंथ होती है हमारे पास तो उसको हम मीटर में लिखते हैं।
और जब हम mv² डिवाइडेड बाय r इसके जब हम यूनिट्स को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास न्यूटन के इक्वल ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फोर्स के इक्वल आ रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी मैंने आपको जो एक एग्जांपल दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी स्टोन को टाई करते हैं किसी भी थ्रेड के साथ तो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं, तो जब तक तो वो उस थ्रेड के साथ बंधा रहता है तब तक वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करता है। लेकिन जैसे ही हम उसका वो थ्रेड जो है वो तोड़ देते हैं, काट देते हैं, तो क्या होता है कि वो एक सीधी डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन उसे कहते हैं, एक टेंजेंट बनाता हुआ। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो ब्लू कलर का एरो है, अगर हम उसे क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो जब हम उसकी वो फोर्स ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये ग्रीन कलर की जो डायरेक्शन है यहाँ पे ये चीज़ मूव कर जाएगी। अब कोई चीज़ जब इनवर्ड उसको एक फोर्स लग रही होती है जो कि सेंटीपिटल फोर्स है, उसी टाइम पे उस ऑब्जेक्ट को एक आउटवर्ड फोर्स भी लग रही होती है जो कि बाहर की तरफ होती है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ये अब कह लें कि एंटी पैरेलल फोर्सेस हैं दोनों। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ एन इनर्शियल फोर्स एंड इट इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये हमारे पास इनर्शियल फोर्स है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द सेंटर या अवे फ्रॉम द सर्कल। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर होती है, इनकी डायरेक्शन आप लोगों को याद होनी चाहिए, और सेंट्रीफ्यूगल की अवे फ्रॉम सेंटर होती है। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप देखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाई मड गेट्स स्पन ऑफ अ स्पिनिंग टायर। जब भी टायर है उस पर अगर मड लगी हुई है और वो जब स्पिन करता है तो मड जो है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर जाती है, ठीक है, टेंजेंट बनाती है। और वाटर गेट्स पुश्ड आउट ऑफ द क्लॉथ्स ड्यूरिंग द स्पिन ड्राई साइकिल ऑफ योर वॉशर, ठीक है। वॉशर में जब हम क्लॉथ्स को ड्राई करते हैं तो भी उसमें अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। It is also used to describe why we tend to slide to the outer surface of the car going around a curve. इसी तरीके से जब हम एक कार पे जा रहे होते हैं कहीं पे भी और जब वो कार टर्न लेती है किसी भी एक कर्व रोड के ऊपर से, तो हम लोग उस कार के अंदर बैठे हुए होते हैं लेकिन हमें उसकी आउटर साइड पे वो जो टर्न है उसकी आउटर साइड पे हम कार के अंदर ही हमें एक मूवमेंट हमारी होती है, ठीक है। हमें ऐसे लगता है जैसे कि हम आउटर साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। आप कभी ये ऑब्ज़र्व कीजिएगा, कार में जब आप बैठे हुए होते हैं और एकदम से जब वो एक कर्व पाथ पे जाती है तो आप बाहर की तरफ आपको एक झटका सा लगता है। लेट्स इमेजिन दैट यू आर राइडिंग इन अ कार गोइंग अराउंड अ कर्व, सिटिंग ऑन योर डैशबोर्ड इज़ अ कैसेट टेप। एज यू go around the curve, the tape moves to outward edge of the car because you don't want to blame it on ghost. You say centrifugal force pushed the tape across the dashboard. इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर आप कार पे कहीं जा रहे हैं और आपकी डैशबोर्ड के ऊपर एक कैसेट पड़ी हुई है और आपने एक कर्व पाथ पे मूव करना शुरू कर दिया है, ठीक है, एक टर्न ले लिया है कार ने, तो वो जो कैसेट है वो बाहर के एज की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। मैं रोड के बाहर की एज की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक इनवर्ड एज होता है और एक आउटवर्ड एज होता है कर्व पाथ का, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ एकदम से आप देखोगे कोई भी और चीज़ पड़ी हुई है डैशबोर्ड पे तो वो उस तरफ को मूव करना शुरू कर देगी। तो इसके लिए आप ये ब्लेम नहीं करोगे कि ये किसी जिन भूत ने किया है, या आप ये कहोगे कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्योंकि हमने कर्व पाथ में मूव करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ है एक तरह से, तो इसलिए उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करी, क्योंकि अब उसको उस कैसेट को अंदर की तरफ कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि हमने उसे टाई नहीं किया हुआ है, तो बाहर की तरफ उसे वो फोर्स एक्ट करेगी जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। नेक्स्ट इसमें पीछे आया था इनर्शियल फोर्स, उसको सेम पाथ फॉलो करने के लिए सेम पाथ फॉलो करवा रही है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। ये हम लोग पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एक ऑब्जेक्ट
तब तक अपनी मूवमेंट चेंज नहीं करता है जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो जाती है। कोई इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। एंड इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मोशन इट विल रिमेन एट द सेम वेलोसिटी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती। ऑब्जेक्ट विद द ग्रेटर मैस हैव मोर इनर्शिया। और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट जिनका मैस ज़्यादा होता है उनका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है। एंड इट टेक्स मोर फोर्स टू चेंज देयर मोशन। ठीक है, कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवाने के लिए आपको उतनी ज़्यादा ही फोर्स लगानी पड़ेगी, और कोई छोटा ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवाने के लिए या स्टॉप करने के लिए आपको थोड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी। फ्रिक्शनल फोर्सेस, फ्रिक्शन इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो ये उसकी मूवमेंट को अपोज करती है। ठीक है, अब देखें ये पर्पल कलर में आपकी डायरेक्शन है मूवमेंट की। अगर हम इस ब्लॉक को पर्पल डायरेक्शन में मूव करवाना चाह रहे हैं या राइट साइड पे मूव करवाना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी और इसको अपोज करेगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, काइनेटिक, the force of resistance on an object that causes the object to stop moving। ठीक है, काइनेटिक मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो उसको मूव होने से स्टॉप करवा रही है। ठीक है, जैसे कि कोई साइकिल है, आप जब उसकी पैडलिंग करना छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो रुक जाती है, तो वो हमारे पास हो जाएगी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैटिक, द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट प्रिवेंट्स मोशन। और अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, रुकी हुई है, कोई भी बहुत बड़ा सा ब्लॉक है, तो जब आप उसको मूव करवाओगे तो तब जो हमारे पास फोर्स आ रही होगी वो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन आ रही होगी। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आ रही होगी जो कि उसको मूव करने से रोकेगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द नॉर्मल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था। तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाती है? एफ एस इज इक्वल्स टू एफ एन। एफ एन हमारे पास थी नॉर्मल फोर्स और म्यू एस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के दोनों सर्फेसेस के दरमियान में कितनी ज़्यादा फ्रिक्शन है तो हमारे पास कोफिशिएंट होता है, तो ये उसकी इक्वेशन है। एफ एस इज इक्वल्स टू एफ एन म्यू एस। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एस के साथ जो आ रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए है, और जो एफ के आ रहा है हमारे पास ये काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए है। अभी जो हमने पीछे दो टाइप्स देखी हैं, काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। कंपैरिजन ऑफ मैस एंड वेट, कि मैस एंड वेट दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं हम लोग अक्सर कह देते हैं कि हमने अगर कोई मैंगोज़ लिए हैं तो हम उसको कह देते हैं कि ये इसका वेट इतना है। ठीक है, या उसका मैस इतना है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें सेम नहीं होती हैं, दोनों अलग चीज़ें होती हैं। अब हम देखते हैं कि मैस और वेट में क्या डिफरेंस है। मैस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द सेम एवरीवेयर। ठीक है, मैस जो है वो मैटर की प्रॉपर्टी है कि मैटर के अंदर उसका कितना मैटर का मैस है। ठीक है, और मैस जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का हर जगह पे सेम रहता है। ठीक है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं या उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं वो आप उसे कहीं पे भी ले जाएंगे तो उसका मैस सेम रहेगा। इसके ऑपोजिट अगर हम वेट का देखें तो वेट डिपेंड अपॉन ऑन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। ठीक है, वेट जो है वो किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है। ठीक है, ग्रेविटी उस बॉडी पे कितनी एक्ट कर रही है ये उसका वेट होता है, और वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू लोकेशन। और वेट हर किसी भी चीज़ का हर जगह पे चेंज होता है। अगर आप बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल ऊपर उसका वेट करोगे तो उसका वेट कुछ और होगा, और अगर आप उसको ऊपर हवा में ले जाओगे या किसी पहाड़ के ऊपर ले जाओगे वहाँ जाके आप उसी चीज़ का वेट करोगे तो उसका वेट चेंज आएगा। उसका मैस सेम रहेगा लेकिन वेट चेंज आएगा क्योंकि ग्रेविटी हमारे पास वेरी करना शुरू हो गई है। सेकेंड वन इज़ मैस कैन नेवर बी ज़ीरो। मैस हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकता है क्योंकि मैस नंबर ऑफ़ एटम्स हैं और ये मैटर की प्रॉपर्टी है, इसलिए वो ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है, कोई भी मैटर, तो उसका कोई ना कोई मैस तो होगा। वेट कैन बी ज़ीरो इफ़ नो ग्रेविटी एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट एज इन स्पेस। वेट ज़ीरो हो सकता है क्योंकि हमने देखा वेट जो है वो
उसकी ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, तो जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी वहाँ पे वेट भी नहीं होगा। तो स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है, वहाँ पे अगर हम किसी चीज़ को लेके जाएंगे तो वहाँ पे उसका वेट ज़ीरो होगा, वो बिल्कुल फ्री फॉल हो जाएगी एक तरह से। मैस डज़ नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, मैस लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता, ये वही वाला ऊपर वाला पॉइंट है। वेट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद हायर और लोअर ग्रेविटी, ग्रेविटी ज़्यादा या कम होती है तो वेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है। नंबर 4, मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, मैस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ और अदर ग्रेविटी वेल। ठीक है, वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेट की हमेशा डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन इसकी टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। हम किसी भी चीज़ को कहीं पे भी रख लें तो उसकी वेट की एक डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ। मैस में भी मेजर्ड यूजिंग एन ऑर्डिनरी बैलेंस, मैस को हम मेजर कर सकते हैं एक ऑर्डिनरी बैलेंस से। वेट इज़ मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, उसे हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। मैस यूजुअली इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, ये इसके यूनिट्स हैं। वेट ऑफन इन मेजर इन न्यूटन्स, और वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन है। नेक्स्ट में इसके यूनिट लिखे हैं नंबर 7 पे, किलोग्राम्स है मैस के यूनिट एंड यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन। ठीक है, W इज इक्वल्स टू mg इज़ द फॉर्मूला ऑफ weight. Thank you, students.